तो कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि आज से हजारों साल पहले राउ डोमेन का सबसे ज़्यादा कीमती ट्रेजर जो कि गलती से डस्ट डोमेन में गिर गया होता है, लेकिन उस समय सितुनान को ट्रेजर मिल चुका रहता है जो कि जूकू किंगडम का सबसे ज़्यादा ताकतवर मेंबर था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इस पर्ल की मदद से एंशिएंट इमॉर्टल रिल्म में जाया जा सकता है, जिसके वजह से बहुत सारे लोग इसको हासिल करने के लिए फाइट कर रहे होते हैं। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि 3 मास्टर मिलकर के सितुनान पे अटैक कर रहे होते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो तीनों मास्टर सितुनान से वो हेवनली पॉइंट को वापस लेना चाहते हैं। लेकिन असल में सितुनान भी बहुत ज़्यादा पावरफुल था और वो बहुत ज़्यादा ही शानदार टक्कर इन तीनों मास्टर को दे रहा होता है। तभी उसमें से एक मास्टर सितुनान को कहने लगता है कि तुम ये पर्ल मेरे को दे दो, लेकिन सितुनान पूरी तरीके से इनकार कर देता है और बोलता है सितुनान कि तुम ये सब बकवास बातें करना बंद करो और मेरे से शांति से फाइट करो और मेरे को हराओ, तब ये तुमको पर्ल वापस मिलेगा। सितुनान की बात सुनकर के मास्टर उससे कहता है कि लगता है कि तुमको अपने पावर्स का बहुत ज़्यादा ही घमंड हो चुका है। देन अगले ही पल तीनों मास्टर मिल करके सितुनान पे अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एंड फिर दिखाया जाता है कि वो तीनों मास्टर अपना अपना जॉइंट बॉडी को एक्टिवेट कर चुके रहते हैं, लेकिन सितुनान अभी भी हार मानने से तैयार नहीं होता है और सितुनान अपना स्वॉर्ड निकालता है इन तीनों मास्टर पे अटैक करने के लिए। लेकिन तभी अचानक से वो तीनों मास्टर इस पे अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से सितुनान इस पे कुछ भी नहीं कर पाता और इनके अटैक में वो थोड़ा सा घायल हो जाता है। इसके बाद सितुनान को बहुत ज़्यादा उन तीनों पे गुस्सा आ जाता है और कहने लगता है कि मैं तो सुजाकी किंगडम का सबसे ज़्यादा बेस्ट मास्टर हूँ, जबकि तुम तीनों आउटर वर्ल्ड के होते हुए मेरे को तीनों मिलकर के अकेले हराना चाहते हो। क्या तुम तीनों को यह नहीं लगता है कि ये चीज़ें पूरी तरीके से गलत है? इसी बात पे दूसरा मास्टर कहता है कि तुम हमको ये हेवनली पॉइंट दे दो, उसके बाद हम तुम्हें जाने देंगे यहाँ से। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सितुनान ये हेवनली पॉइंट देने से इन लोगों को इनकार कर देता है और वो फिर से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। वहाँ पे उनका सामना करने के लिए अपने मास्टर स्पीड फायर फिनिक्स को भी एक्टिवेट कर लिया होता है। उसे देख करके वो तीनों मास्टर भी अपने मार्शल स्पिरिट को बाहर निकालने लगे थे। मास्टर स्पिरिट का यूज करके तीनों मास्टर उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर से एक खतरनाक फाइट की शुरुआत होती है, लेकिन क्योंकि सितुनान अकेले रहता है, इसी वजह से वो तीनों मास्टर उसको मिल करके हरा देते हैं और सितुनान वहाँ पे ज़्यादा देर फाइट नहीं कर पाता है। वो तीनों मास्टर सितुनान को जान से मारना चाहते थे, लेकिन सितुनान अपना डेड फिंगर पावर इस्तेमाल करता है अचानक से, क्योंकि इस तरह से वो अपने बॉडी को सेक्रीफाई कर देना चाहता था और किसी भी कीमत पे ये हेवनली पॉइंट को उन तीनों के हाथ में नहीं जाने देना चाहता था। सितुनान को ऐसा करके देख वो तीनों मास्टर बहुत ज़्यादा ही सरप्राइज हो जाते हैं। वहाँ पे वो तुरंत उस हेवनली पॉइंट को लेने के लिए उसके तरफ जाने लगते हैं, लेकिन सितुनान की बॉडी उस पर्ल के अंदर एब्जॉर्ब होकर के डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से उन तीनों मास्टर कुछ भी नहीं कर पाते। फिर सितुनान उन तीनों से प्रॉमिस करता है कि किसी न किसी दिन वो वापस आएगा और वो उन तीनों से उसके डेथ का बदला जरूर लेगा। अगले सीन में हम एक लिन नाम के लड़के को देखते हैं जो कि मार्शल आर्ट और कल्टीवेशन के बारे में कोई बुक पढ़ रहा होता है, लेकिन इसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ही गरीब थे, लेकिन वो मॉर्टल वुड कार्विंग्स बना करके कैसे कैसे अपना घर चलाया करते थे। लेकिन तभी इसी वक्त इनके घर पे कोई आदमी आ जाता है, क्योंकि लिन के पेरेंट्स ने उससे लोन लिए रहते हैं और इसीलिए वो आदमी इस महीने का इंटरेस्ट लेने के लिए उनके पास आया हुआ रहता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो आदमी इनके पैसे जो जमा करके रखे रहते हैं उनको लेकर भागने लगता है, जिसे देख लिन के फादर उनको ये करने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि लिन के पेरेंट्स ने लिन के एग्ज़ाम के लिए इन पैसों को जमा किया रहता है, लेकिन वो लोग बिल्कुल भी तैयार नहीं होते हैं उस पैसे को वापस लौटाने के लिए। इसके अलावा वो लोग आदमी जो थे वो लिन के पेरेंट्स के साथ मिसबिहेव भी करना स्टार्ट कर देते हैं। वो आदमी लिन के फादर से कहता है अगर तुम किसी क्लाइंट के कर्ज को भी कंप्लीट नहीं कर सकता है, अगर तुम अपने लिए हुए कर्ज को भी पूरा नहीं कर सकते तो तुम किसी फ्यूचर के बारे में कैसे सोच सकते हो। अब ऐसी बातें कर करके वो आदमी वहाँ से जाने लगा होता है। तभी लिन की मदर उन लोगों से कहने लगती है कि तुम हमारे साथ ऐसा मत करो, क्योंकि इसके वजह से लिन इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा और हमारे बेटे का फ्यूचर पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। लेकिन तभी लिन अपने पेरेंट्स से कहता है कि प्लीज़ आप लोग मेरे लिए ऐसा मत करो, आपको मेरे लिए किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है। तभी वो आदमी उन लोगों से बोलता है कि तुम अगले मंथ का इंटरेस्ट रेडी रखना। फिर वो आदमी लिन के फादर को वहाँ से धक्का दे करके चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन के फादर इस बात से काफ़ी ज़्यादा उदास हो चुके रहते हैं और कहने लगते हैं कि पहले तो हमारे वान फैमिली ने भी हमें धोखा दिया और अब हम लोगों को ये सब झेलना पड़ रहा है। तभी लिन की मदर लिन से कहने लगती है रोते हुए कि अगले साल तुम तो पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे कंट्री एग्ज़ाम में, लेकिन अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग पूरी तरीके से कर्ज में फंस चुके हैं बेटा, और इसी के लिए तुम हमें माफ़ कर देना।
तब हमें अगले सीन में लिन के फोर्थ अंकल को देखा जाता है जो कि वहाँ पे आ चुके रहते हैं, जिसको देख करके लिन के फादर उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। लिन के फोर्थ अंकल लिन से बोलते हैं कि मैं यहाँ पे कुछ जरूरी काम से आया हुआ हूँ। और इसके बाद वो उन लोगों से बताते हैं कि हमारे जावा किंगडम में नए कल्टीवेटर्स को रिक्रूट कर रहे हैं, इसीलिए अंकल चाहते हैं कि लिन भी इस कल्टीवेशन रिक्रूटमेंट में अप्लाई करे, क्योंकि इनके वांग फैमिली में भी 3 कोटा है। लेकिन इसके बारे में सुन लिन के पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सुना था कि इमॉर्टल्स कल्टीवेटिंग बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और वो इतना ज़्यादा खतरनाक है कि वो लोग इसके बारे में थोड़ा सा भी इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। इसके वजह से वो अपने बेटे लिन को वहाँ पे नहीं भेजना चाहते हैं, क्योंकि वो जगह बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है और लिन के साथ कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो अपने बेटे के लिए कैसे भी करके कुछ पैसे वापस इकट्ठा करेंगे ताकि वो कंट्री एग्ज़ाम को पास कर सके। तभी लिन मजबूरी में आकर के पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाता है उस इमॉर्टल कल्टीवेशन में, और अपने पेरेंट्स को कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप लोगों को कोई इस तरीके से बुली करे, और इसके अलावा भी मैं आप लोगों को इतना ज़्यादा मेहनत करते हुए नहीं देखना चाहता, इसीलिए मैं इमॉर्टल सेक्ट में एंटर करने के लिए ट्राई करना चाहता हूँ। अगर मैं एक बार वहाँ का डिसाइपल बन गया तो उसके बाद आप लोगों को कोई भी हिम्मत नहीं करेगा आप लोगों को बुली करने का। तभी लिन के फोर्थ अंकल बोलते हैं उनके फादर को कि तुम लोगों को मान जाना चाहिए, इसको अप्लाई करने दो। आखिर में लिन के फादर भी इस चीज़ के लिए मान चुके रहते हैं, और वो लिन को लेकर के वांग फैमिली के मेंशन की तरफ जाने लगते हैं। फिर लिन से उसके फादर रास्ते में कहते हैं कि मेरे को वहाँ से निकाल दिया गया था, लेकिन मैं वहाँ पे वापस नहीं जाना चाहता, लेकिन देखो अभी मैं फ़िलहाल वहाँ पे जा रहा हूँ। और लिन को कहते हैं कि तुम उन लोगों के जो भी कहेंगे तुम उन लोगों के बात को सीरियसली मत लेना। फिर हमें दिखाया जाता है कि लिन अपने पेरेंट्स के साथ वांग फैमिली के मेंशन में आ चुका रहता है, जहाँ पे वांग हाउ इसे देखते ही बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है। इसी के साथ हम यहाँ पे वांगजू को भी देखते हैं, जो कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड था। तभी कुछ देर के बाद इन तीनों को लेने के लिए एक इमॉर्टल भी वहाँ पे आ चुका रहता है, जो वांगजू को देखते ही कहता है कि तुम तो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड लग रहे हो इन तीनों में, और मुझे लगता है कि इसीलिए अंकल डाउसी ने तुमको फेवर किया था। वांगजू अपना तारीफ सुन करके उस आदमी को थैंक्स बोलता है। तभी हम देखते हैं कि इस इमॉर्टल ने अपने और भी जो 3 शॉट थे उन तीनों शॉट्स को बाहर निकाल दिया होता है, कि इन्हीं 3 शॉट्स की मदद से वो वहाँ से फ्लाई करके जाने वाले रहते हैं। तभी लिन वहाँ पे बोलता है कि मैं यहाँ से जाने से पहले अपने पेरेंट्स से कुछ बात करना चाहता हूँ, जिसके बाद इमॉर्टल भी उस बात से राज़ी हो जाता है कि तुम जाके अपने पेरेंट्स से मिल सकते हो। और फिर लिन अपने पेरेंट्स से ब्लेसिंग लेने के लिए उनके पास जाता है। वो अपने पेरेंट्स को कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा ताकि मैं इस ट्रायल में पूरी तरीके से सेलेक्ट हो सकूँ। इनकी मदर बोलती है कि अगर तुम सेलेक्ट नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, तुम वापस घर आ जाना। तभी फिर लिन उस इमॉर्टल के साथ वहाँ से फ्लाई करके वहाँ से निकलने वाला रहता है। इसी की तरह वो तीनों फ्लाई करके वहाँ से हैंग्यू सेक्ट की तरफ बढ़ने लगे थे। फिर रास्ते में इन तीनों को बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें नज़र आती हैं। कुछ देर के बाद में वो लोग हैंग्यू सेक्ट में पहुंच चुके रहते हैं। हमें यहाँ पे देखा जाता है कि इन तीनों के अलावा भी बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे पहले से ही आ चुके रहते हैं। थोड़ी देर के बाद में यहाँ के जो सेक्ट लीडर रहते हैं वो कुछ एल्डर के साथ यहाँ पे आ चुके रहते हैं। लीडर को देख सभी लड़के वहाँ पे जो रहते हैं वो उसको रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर देते हैं। सेक्ट लीडर बोलता है कि यहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने वाली है, ये प्रोसेस तुम लोगों के लिए आसान नहीं होने वाला है, इसलिए मैं पहले ही से तुम लोगों को बता दूं कि तुम लोगों में से बहुत कम ही लोग इस रिक्रूटमेंट में सेलेक्ट होने वाले हो। उसके बाद वो बोलते हैं कि सबसे पहले तुम लोगों का स्पिरिचुअल रूट टेस्ट होने वाला है, और बोलते हैं कि इमॉर्टल्स को कल्टीवेट करने के लिए टैलेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जिसके बाद इनके साथ उसके बाद जो लीडर के साथ 2 एल्डर रहते हैं वो इन सब लोगों का टेस्ट लेना स्टार्ट कर देते हैं। वो दोनों अपने पावर्स का इस्तेमाल उन बच्चों पे करना स्टार्ट कर देते हैं, और इस तरह से वो इन सभी लोगों के स्पिरिचुअल रूट को टेस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि काफ़ी टाइम तक इन बच्चों में से कोई भी स्पिरिचुअल टेस्ट को क्लियर नहीं कर पा रहा होता है। और फिर थोड़ी देर बाद में वांगजू की बारी आती है इस स्पिरिचुअल रूट टेस्ट को करने का। टेस्ट देने के बाद वो एल्डर उससे पूछता है कि क्या तुम वांगजू हो, जिसको डाउसू ने मेंशन किया था। और फिर वांगजू इस टेस्ट को क्वालिफाई कर चुका रहता है। और फिर नेक्स्ट जो बारी आती है वो वांग हाउ की होती है इस टेस्ट के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि वांग हाउ अचानक से इस एल्डर की तारीफ करने लगता है। उसे देख करके वांगजू को कहता है वो एल्डर कि तुम तो बहुत ज़्यादा ही स्मार्ट लग रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वांगो उस एल्डर को 300 साल पुराना
वांगो उस एल्डर को 300 साल पुराना एक सीड ड्रम देता है और उस एल्डर से कहता है कि मैं तो इस चीज़ को स्पेशली आपके लिए ये लाया था। और इसी तरह उस एल्डर को वांगाओ कम और वो एल्डर वांगाओ से पूरी तरीके से इम्प्रेस हो चुका रहता है और ये सब देख करके वो एल्डर इसको भी क्वालिफाई कर देता है यहाँ पे। फिर थोड़ी देर बाद में लीन की टेस्ट की बारी आती है, जिसके वजह से लीन इस टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाता है और लीन बहुत ज़्यादा ही इस बात से उदास हो चुका रहता है कि वो टेस्ट में फेल हो चुका है। फिर लीन अपने पेरेंट्स के बारे में सोचने लगता है। तभी से एक लीडर कहते हैं कि स्पिरिचुअल रूट तो पहला टेस्ट है। इस बात को सुन करके लीन बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है, क्योंकि लीन को लग रहा होता है कि इसका मतलब कि ट्रायल अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है और इसी वजह से वो लोग लगता है कि किसी और तरीके से अब इन लोगों का टेस्ट लेने वाले हैं। तभी हमें यहाँ पे दूसरा टेस्ट दिखाया जाता है, जो कि एक लेडर्स को चढ़ना होता है और रूल ये रहता है कि सनसेट होने से पहले उस लेडर को पूरी तरीके से चढ़ जाना है और जो उस लेडर को सनसेट होने से पहले अगर नहीं चढ़ पाएगा देन वो इस एग्ज़ाम में फेल माना जाएगा। फिर एल्डर बताता है कि इसी के साथ जब तुम इस सीढ़ी को चढ़ोगे तब तुम लोगों को बहुत सारे चैलेंज बीच में नज़र आने वाले हैं। और फिर एल्डर बोलता है कि अगर तुम उन चैलेंजेस को अगर पार नहीं कर पाओगे और तुमको लगे कि तुम वहाँ पे हार मानना चाहते हो देन तुम हमें आवाज़ लगा देना, हम वहाँ पे आकर के तुम लोगों को बचा लेंगे। देन फिर ये सेकंड टेस्ट भी स्टार्ट यहाँ पे होने वाला रहता है और यहाँ पे स्टार्ट हो चुका रहता है टेस्ट, जिसके बाद सब लोग उस लेडर पे चढ़ने के लिए रेडी हो चुके रहते हैं। बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हो चुके रहते हैं और रेडी हो जाते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ लीन सोच रहा होता है कि ये मेरे लिए आखिरी चांस है, इसीलिए वो चाहता है कि इस चैलेंज को वो पूरी तरीके से कंप्लीट करने के लिए डिसाइड करता है। जिसके बाद हमें देखा जाता है कि लीन भी उन लोगों के साथ काफ़ी तरीके से अच्छी तरीके से ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है, लेकिन तभी अचानक से एक लड़का उसे नीचे गिरा करके आगे बढ़ जाता है। तभी हमें एक लड़के को देखा जाता है जिसके सामने आग आ चुका रहता है और वो उस आग में पूरी तरीके से फंस चुका रहता है, लेकिन इसको बचाने के लिए इमोर्टल भी यहाँ पे आ चुके रहते हैं और जो भी लोग उस चैलेंज को पार नहीं कर पा रहे थे देन इमोर्टल उन लोगों को बचा करके वहाँ से नीचे ले जा रहे होते हैं। और ऐसे ही हम देखते हैं कि कुछ लोगों के ऊपर पानी गिर रहे होते हैं तो कुछ लड़कों को बिजली के झटके अचानक से लगने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके वजह से वो लोग इस एग्ज़ाम में फेल हो चुके रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीन पूरी तरीके से डैमेज हो चुका रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपना पूरा कोशिश करता है उस एग्ज़ाम को पार करने के लिए। तभी अचानक से लीन ऐसी जगह पे गिर जाता है जहाँ पे वो जगह पूरी तरीके से लावा से ही चारों तरफ से घिरे हुए रहता है, लेकिन लीन अभी भी हार नहीं मान रहा होता है और लावा इतना खतरनाक होने के बावजूद भी लीन उस लावा को पार करते हुए रहता है। तभी अचानक से लीन उस लावा में डूब रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी लावा में डूबने के बावजूद भी वो वहाँ पे हार नहीं मान रहा होता है और वो किसी तरीके से लावा में तैरते हुए उस लावा के किनारे पे आ जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो लावा इसके बॉडी से अपने आप ही उतर जाते हैं और इसी के साथ वो लेडर भी लीन के सामने ही होता है। लेकिन जैसे ही लीन उस लेडर के पास पहुँचता है देन उसको पता चलता है कि उस लेडर पे पहुँचने के लिए अभी तो फ़िलहाल कोई भी रास्ता नहीं है यहाँ पे, और तभी लीन बहुत ज़्यादा ही उदास हो जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी लीन के पास बहुत ज़्यादा ही जज्बात था, लेकिन लीन में बहुत ज़्यादा ही जुनून भरा हुआ था इमोर्टल बनने के लिए, इसीलिए वो हार नहीं वहाँ पे मानता है। फिर वो सोचता है कि वो इस लेडर पे ज़रूर वहाँ पे पहुँचेगा। देन वो जैसे ही आगे बढ़ता है आँख बंद करके, देन उसको पता चलता है कि यहाँ पे हवा में एक इनविजिबल फ्लोर बना हुआ है जिसका यूज़ करके वो आगे की तरफ जा सकता है। इसके बाद वो इनविजिबल फ्लोर का यूज़ करके लीन उस लेडर की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी अचानक से लीन के सामने एक इनविजिबल दीवार भी आ चुका रहता है, जिसके वजह से वो वहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस दीवार को वो तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश भी करता है, लेकिन वो दीवार टूटने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। तभी अनाउंसमेंट होता है कि टाइम इज़ अप,